नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आज हम नया वीडियो लेके स्टार्ट है। यहाँ पे 17 और 18 का पॉलिटिकल साइंस का फाइनल का एग्जामिनेशन है ये। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपके कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये जो सीरीज़ चल रही है, मैं कंटिन्यूस चला रहा हूँ इस सीरीज़ को। ये मैं कवर करूँगा आपका 17 से 18 है। आप मतलब आप इसका 2024 तक मैं कवर करूँगा सारे पेपर आपके। और आप प्रीवियस जो पेपर है 16-17 का वो जाके देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगेन ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो इसका पैटर्न जो है, हम 1 मार्क्स वाले मिस करते हैं अभी, ठीक है। हम 2 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। कुछ जो सिलेबस बदल चुका है तो फिर हम उसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं उसको। अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और आंसर से। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी जो है आई थिंक इसका आपका मेंशन द मिलिट्री अलायंस विद द फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक्स, यानी वेस्टर्न ब्लॉक्स जब बनाया गया था, ये कोल्ड वॉर के टाइम में बनाया गया था। ये पहला चैप्टर आई थिंक आपका डिलीटेड है ये भी क्वेश्चन पहला, क्योंकि आपका चैप्टर एंड ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड। तो फर्स्ट चैप्टर जो था पहले व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, ये सब था चैप्टर, वो खत्म हो चुका है आपका। फिर भी आपको समझना चाहिए यहाँ पे क्या था इसमें आंसर। हाँ, तो यहाँ से स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर से सेकंड से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो डिलीट हो चुका है बेटा। ये जो है इसमें देखो आप, ओके स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया था 1949 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा सीटो भी बनाया था और सेंटो भी बनाया था। सीटो जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया यानी एशिया के जो पाकिस्तान है, इंडिया है, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया था, हालांकि इंडिया इसमें शामिल नहीं हुआ था। इसके अलावा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी इसके अंदर भी सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज है, उनको उन्होंने शामिल करने के लिए बनाया था यहाँ पे सीटो, ठीक है। हालांकि आपका स्किप हो चुका है तो हम इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ द पार्टीशन ऑफ इंडिया अपीयर टू प्रूव एवरीवन इन वर्स्ट फियर्स, हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, यानी पार्टीशन जो है उसके क्या कंसिक्वेंस हुए थे। यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन वो लिख सकते हो। पार्टीशन का आपको पता होगा भाई, पार्टीशन जो है जाहिर सी बात है एक बहुत ट्रैजिक मूवमेंट था हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या थी, हमने क्या फेस करा था, पॉपुलेशन का माइग्रेशन, ठीक है। यानी एक तरह से वर्स्ट सिचुएशन थी। कैसे कैसे लिख सकते हो आप, सिंपल लिख सकते हो, दे वर द किलिंग ऑफ एट्रोसिटीज, यानी बहुत सारे लोगों को मारा गया था, ठीक है। द नेम ऑफ द रिलीजन पीपल, वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड द एंड मेम पीपल ऑन द अदर कम्युनिटी, ठीक है। यानी एक कम्युनिटी हिंदू ने मुस्लिमों को और मुस्लिमों ने हिंदुओं को दोनों तरह साइड से मारा, जो भी माइनॉरिटी मिले, ठीक है। सिखों को मारा गया, सिखों ने फिर वही मुस्लिमों को मारा। तो ये सब जो दोनों साइड से जो माइनॉरिटी जो फंस गए, जो कमज़ोर दिखा, उसको मार दिया गया, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ से ज़्यादा लोगों को एक तरह से फ्रस्ट्रेशन उन्हें देखी थी, लोगों को मारा गया था। दोनों अमृतसर और कोलकाता में जो है कम्युनल राइट्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स, मतलब जो है हिंदू और मुस्लिम और या सिख और मुस्लिम के साथ जो है एक तरह से राइट्स मतलब दंगे स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग रिफ्यूजी हो गए थे। रिफ्यूजी मतलब बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ के आना पड़ा था, ठीक है। तो ये इसके अलावा बहुत सारी वुमेंस को जो है ऑनर किलिंग के नाम पर मारा गया था। ऑनर किलिंग का मतलब ये है कि भाई अगर लड़की है और वो अगर दुश्मन के हाथों लग जाते तो उसको वो रेप कर सकते थे, मर्डर कर सकते थे, या कई बार फोर्स मैरिज भी कर सकते थे। तो कई जो है सिख फैमिली ने अपनी लड़कियों को, जैसे मूवीज़ में दिखाया गया है, या बचाने के लिए, उसकी ऑनर बचाने के लिए उन्होंने खुद ही उनको मार दिया, जहर दे के मार दिया। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई 2 प्रॉब्लम लिखनी है आपको, 2 मार्क्स के में आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी 9th नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डीएमके विथ विच ऑब्जेक्टिव डीएमके मेड इन एंट्री इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स, यानी डीएमके एक रीजनल पार्टी है, ध्यान रखिएगा रीजनल पार्टी है। 9th नंबर में आते हैं। अब ये जो रीजनल पार्टी है इसका मतलब क्या हुआ, यानी द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम, ठीक है, ये पार्टी है। अब ये जो है आपका जो पार्टी थी ये आपकी पहले तो ये एज अ द्रविड़ मूवमेंट के नाम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ये जो द्रविड़ मूवमेंट है, इनकी फर्स्ट डिमांड क्या थी, फर्स्ट डिमांड इनकी यहाँ थी कि पहले जो हमारा जो एक कलाकुड़ी नाम का जो रेलवे स्टेशन है तमिलनाडु का, उसका नाम बदलकर हम इसे क्या कर रहे थे, दालमियापुरम कर रहे थे। यानी नॉर्थ वाली जो गवर्नमेंट है, नॉर्थ की जो गवर्नमेंट है उसका दालमियापुरम नाम रख रहे थे। और ये दालमिया जो कम्युनिटी होती है ये नॉर्थ की मतलब एक तरह से कास्ट होती है, और यहाँ बिजनेस ग्रुप होता है। फाइनली
उन लोगों ने डिमांड करा कि भाई हमें अपना जो ओरिजिनल नाम है कला कोडी, उसी के नाम को हम चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉर्थ यानी यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के लोगों का डोमिनेंस ज़्यादा होता है पॉलिटिक्स में। प्राइम मिनिस्टर भी उसी समय थे, ठीक है। तो फाइनली इन लोगों ने डिमांड करा कि भाई हमारा जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदलना चाहिए, और ये नाम नहीं बदलना गया। इसके अलावा वो चाहते थे कि भाई द सेकंड एजिटेशन वाज गिविंग द तमिल कल्चर, क्योंकि वो हिंदी के अगेंस्ट में थे, तमिल कल्चर के सपोर्ट में थे, हिंदी के डोमिनेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग अपोज थे इसके ज़्यादा। वो चाहते थे कि भाई मैक्सिमम स्कूलों में जो है हमारा, मैक्सिमम स्कूलों में जो है जो करिकुलम में है हमारा, मैक्सिमम जो है तमिल कल्चर को, तमिल हिस्ट्री को, तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए, ना कि नॉर्थ के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसमें से आप ये दोनों चीज़ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है थर्ड जो प्रॉब्लम थी इसमें, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, उसके अगेंस्ट भी ये लोग थे। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस मतलब क्या था कि इसमें वहाँ पर भी जो नॉर्थ का जो वर्णा सिस्टम है वो वहाँ पे उसका अगेंस्ट में थे। नॉर्थ का वर्णा सिस्टम क्या था आपका, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास को एक तरह से बहुत ज़्यादा लोअर बॉटम पे रखा जाएगा, तो वो उन चीज़ों को भी यहाँ पर लोग अपोज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। अब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश हमारा जो पहला स्टेट बना था 1956 में, तो उसके ऊपर आपको लिखना है इसमें क्यों बनाया था भाई। लैंग्वेज के बेस पे पहला स्टेट जो बना था वो हमारा बना था आंध्र प्रदेश। क्यों बना था, इसमें जब हम एसआरसी बनाया गया था 1953 में, इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो है मतलब बनाया, एसआरसी बनाया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे हम दो डिवीज़न हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि तमिल, उस समय जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश जैसे आज है, तो उस समय वो मद्रास प्रोविंसेस था, पूरा का पूरा मद्रास प्रोविंसेस था, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है वो अपना एक अलग डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, कौन से स्पीकिंग के लिए, तेलुगु स्पीकिंग के लोगों के लिए एक आंध्र प्रदेश बनाया जाए, ठीक है। जिसका लीडर थे उस समय पी श्रीरामल्लू, पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है। उन्होंने आंध्र स्टेट का डिमांड करी थी, बट 54 डेज़ के हंगर स्ट्राइक के बाद जो है, हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल कर दी इन्होंने, जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई इन्होंने भूख हड़ताल कर दी, और जो है भूख हड़ताल करते करते इनकी डेथ हो गई, जिसके बाद ये मूवमेंट जो है और बड़ा हो गया। फाइनली सरकार को झुकना पड़ा और एक तेलुगु स्पीकिंग यानी तमिल स्पीकिंग पीपल से इनको अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लैंग्वेज के बेस पे, इसी तरीके से बॉम्बे प्रोविंसेस में दो बड़े स्टेट आते हैं आज, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी गुजराती स्पीकिंग को अलग कर दिया गया, और जो है आपका मराठी स्पीकिंग को अलग कर दिया गया। इसी तरीके से पंजाब बहुत बड़ा प्रोविंसेस था, जिसका प्रोविंसेस मतलब स्टेट था उस समय, इसका नाम बदल करके हमने, जो पहाड़ी लोग थे उनका हिमाचल प्रदेश बन गया, जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उनको हमने बना दिया पंजाब, और जो खड़ी बोली वाले लोग थे उनको हमने डिवाइड करके बना दिया हरियाणा। तो इस तरीके से 1966 के आसपास जो है हरियाणा वगैरह भी पंजाब से अलग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 11th नंबर का, वाई डू पीपल इन सार्क कंट्रीज शेयर एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। अब सार्क जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल मतलब क्या, एक क्षेत्रीय संगठन है हमारा, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र, यानी एक पर्टिकुलर आसपास के पड़ोसी देशों ने मिलकर बनाया, जैसे यूरोपियन यूनियन के सारे पड़ोसी देशों ने, यानी बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, सब ने मिलकर जैसे अपना यूरोपियन यूनियन बनाया था, वैसे ही आसियान के लोगों ने अपना आसियान बनाया 1967 में। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, थाईलैंड, इन सब ने अपना आसियान बनाया। तो सेम हमने भी उसी चीज़ को कॉपी करा। 1985 में हमने क्या बनाया, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। 11th नंबर का क्वेश्चन है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये कि भाई इंडिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है, शुरू से ही डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, बट हम आसपास देखते हैं भाई नेपाल में भी डेमोक्रेसी 2006 में आ गई, पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही, लेकिन हमेशा से वहाँ पे भी लोग जो हैं प्रो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में रहे हैं। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी लगभग रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आसपास जो हमारे देश हैं, अगर सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, सार्क के जो मेंबर्स हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक देश रहेंगे और वहाँ पे जो है कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम आपस में पीसफुल रह सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के वजह से जैसे यूरोपियन यूनियन का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे आसियान का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे ही हमारा डेवलपमेंट भी होगा। यानी हम एशियन, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें हमारा भी डेवलपमेंट होगा, यानी हम भी तरक्की करेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने तरक्की करी है, जैसे आसियान के कंट्रीज़ ने तरक्की करी, वैसे हम भी तरक्की करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सार्क कंट्री शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, वाई,
Ordinary citizen, rich as well as poor and belong to different religion, view the idea of democracy positively and support the institution and representative democracy. मतलब ये हुआ यहाँ पे कि भाई हमारे जो पूरा साउथ ईस्ट जो साउथ एशिया है, यहाँ पर मोस्टली हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं. तो अगर डेमोक्रेसी को अपनाते हैं तो डेमोक्रेसी सबके लिए बेनिफिट रहता है, सभी एक सेकुलर कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं. दे प्रीफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, थिंक द डेमोक्रेसी दैट सुटेबल फॉर द कंट्री. क्योंकि डेमोक्रेसी बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटर हो, चाहे वो आपका क्या नाम है मिलिट्री रूल हो, इन सबसे बेटर हो सकता है. ठीक है, तो ये इसलिए लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं. डेमोक्रेसी में हम बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. इसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हमें ट्रांसपेरेंट रहती है, हमें फ्रीडम मिलती है. यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आपको जैसे चाइना है वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिलती है. पॉलिटिकल जो है जो पार्टी से एक ही पार्टी रहती है, वो बार बार चेंज नहीं हो सकती जैसे चाइना में है. पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ज़्यादा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो आप लोग ये सब प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि भाई ये सब प्रॉब्लम की वजह से हम लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं. ठीक है, इसमें से हालांकि आपको 2 ही पॉइंट इसमें 4 मार्क्स का, तो आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे. ठीक है, कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या, अगर ये भी लिख देते तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो 12th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, व्हाट इज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स. जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, हाउ इज ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन इट. यानी जियोपॉलिटिक्स यानी जियो और पॉलिटिक्स का मिक्सचर होता है. मतलब क्या हुआ कि भाई जो रिसोर्स होते हैं, जब जो हमारे आसपास जो वाटर एक रिसोर्सेज है, आयरन एक रिसोर्सेज है, कोल एक रिसोर्सेज है, अदर जो माइंस होते हैं वो भी रिसोर्सेज होता है हमारे. ठीक है, तो इन ऑयल जो पेट्रोल है वो एक रिसोर्सेज है. तो इन रिसोर्स हर कोई चाहता है कि भाई हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हो. रिवर एक रिसोर्सेज होता है, तो कोई भी देश चाहता है कि भाई हाँ अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज रहेंगे तो हम बहुत पावरफुल होंगे. ऑब्वियसली अगर जैसे ऑयल जिसके पास है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं. ठीक है, चाहे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है. ठीक, तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, कतर है, इनके पास ऑयल जो या ऑयल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ है, इनकी वजह से ये लोग काफ़ी रिच है. या आपके पास रशिया है, उनके पास ऑयल है, नेचुरल गैस है. अमेरिका के पास ऑयल, नेचुरल गैस, बाकी सब भी रिसोर्सेज. तो जो रिसोर्स जिसके पास रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक से तरह पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है. अगर यही रिसोर्स अगर किसी कमज़ोर कंट्री के पास हो तो बड़ी जो देश हैं वो चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से या तो हम इसका यूटिलाइज़ कर लें. जैसे अफ्रीका के पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके पास कॉपर है, उनके पास कॉफ़ी है, उनके पास गोल्ड है, उनके पास अदर रिसोर्सेज हैं. ठीक है, जिसकी वजह से पहले तो उन्होंने, आपने देखा होगा कॉलोनियल टाइम में, यानी 20th सेंचुरीज में बहुत सारे जो यूरोपियन पावर हैं उन्होंने उनको लूटा, उनसे पहले भी उन्होंने लूटा उनको. ठीक है, अब जो है एक न्यू कॉलोनियल टाइप का गवर्नमेंट आती है. न्यू कॉलोनियल का मतलब क्या है, अब बड़े बड़े जो देश हैं अपनी कंपनीज़ के थ्रू उनको लूट रही है. एक तरह से उनके सस्ते दामों पे उनके रिसोर्सेज खरीद रही है और वो अपने देश को डेवलप कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं द रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द वो गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ. यानी रिसोर्स को कितना हम कैप्चर कर पाते हैं, कैसे कैप्चर कर पाते हैं, कहाँ से कैप्चर कर पाते हैं. ठीक है, सो रिसोर्सेज है प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मीन्स ऑफ मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन. जैसे हमने देखा भाई यूरोपियन जो शुरुआत में इंडिया में आए थे या अफ्रीका में गए थे, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी रिसोर्सेज. क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हो चुका था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लग चुकी थी, बट उनके पास इंडस्ट्री में जैसे कपड़े की इंडस्ट्री है, तो कपड़े की इंडस्ट्री के लिए उनको कॉटन चाहिए. अब कॉटन कहाँ मिलेगा, कॉटन मिलेगा आपको इंडिया में, अफ्रीका में. ठीक है, या जो बाकी रिसोर्स है, आयरन कहाँ मिलेगा आपको अफ्रीका में, कोल कहाँ मिलेगा जो है इंडिया में. तो ऐसे देशों पे उन्होंने जाके कब्जा करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, सो दे हैव ऑल्सो बीन फोकस द इंटर स्टेट राइवलरीज. वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स थिंकिंग अबाउट द रिसोर्सेज हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय द रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड, वॉर एंड पावर. इसकी वजह से पहले स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेड किया, उसके बाद ट्रेड की वजह से आपस में उन्होंने कॉम्पिटिशन की वजह से वॉर करा, और वॉर करने का जो जीता उसने उनको उस पर पावर अपना कंट्रोल कर लिया. ठीक है, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई 20th सेंचुरी से पहले जो है पूरी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ का डोमिनेंस था रिसोर्स को लेकर के. अब जो एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो अब यहाँ पर मोस्टली लोग ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. भाई ऑयल जो है हमारी 21st सेंचुरी का जो है एक बहुत बड़ा फ्यूल है. ठीक है, आज हर कोई इस पे डिपेंडेंट है. मोस्टली हमारी जितनी गाड़ी चलती हैं पेट्रोल से चलती हैं हमारी मोस्टली. अब हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स पे, लेकिन अभी भी ऑयल जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे रिसोर्सेज का. इसके अलावा वाटर, फ्यूचर में जो है वाटर जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स रहने वाला है. ठीक है, तो वाटर पे भी जिसके पास साफ़ पानी है, पीने का पानी है, क्योंकि हर जगह जो वाटर स्कैरसिटी हो रही है. वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या है कि पानी की हर जगह कमी है,
तो फ्रेश वाटर को लेकर के भी आजकल हर कोई जो है रिवर को लेकर के, पानी के बंटवारे को लेकर के, फ्रेश वाटर को लेकर के जो है वो लोग डोमिनेंस रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी 4 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कांग्रेस के शुरुआती 4 इलेक्शंस में देखोगे तो हमेशा से वही जीतती आई है। शुरुआत में क्या हमेशा से कांग्रेस जीतती आई है। 1990 तक तो लगभग कांग्रेस का डोमिनेंस था, सिर्फ एक इमरजेंसी के पीरियड को हम छोड़ दें तो उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली कांग्रेस रही है 1990 तक। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कॉलिजन एरा स्टार्ट होता है। सो शुरुआत के जो फर्स्ट 3 इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। पहले हिस्ट्री यहाँ पे ये है भाई, कांग्रेस जो बनी थी वो आज की बनी नहीं थी, वो लगभग 1985 में सॉरी वो 1885 में 1885 में ए ह्यूम ने बनाया था उसको, ठीक है। तो 1885 में जब बनी थी, यानी लगभग आज से 150 साल पहले वो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। तो इतनी पुरानी पार्टी जो है शुरू से ही कांग्रेस के मेंबर रहे हैं, जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहे थे। हमने उस पॉलिटिकल पार्टी को आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देखा है, उसमें चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, लाल बाल पाल हो, शुरुआत के जितने लीडर थे वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। यहाँ पे भी आएगा, पहले शुरुआत में सारे के सारे लीडर जुड़े हुए थे उनसे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जितने भी थे आपके, राम मनोहर लोहिया, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने आपके पॉलिटिकल लीडर थे वो सब पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वो लोग स्प्लिट करते गए, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस ने फ्रीडम फाइटर के फ्रीडम जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसके टाइम में उन्होंने कई तरह के मूवमेंट में हिस्सा लिया था, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जिसमें हर तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट करता, खासकर पीजेंट्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ठीक है, विलेजर्स ने, वर्कर्स ने, मिडिल क्लास ने, हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के, हर तरह के लोग किसके अंदर शामिल थे, कांग्रेस के अंदर शामिल थे। इसलिए ये बहुत फेमस पार्टी थी क्योंकि ये बहुत पुरानी पार्टी थी, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस में जैसे बताया कि भाई इसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग भी शामिल थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अंदर एक ही विचारधारा के लोग, ये तो हमने बताया भाई सोशल ग्रुप था, एक बहुत बड़ा सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ग्रुप था। आइडियोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि कांग्रेस के अंदर लिबरल्स थे, लिबरल्स मतलब जो है ज़्यादा फ्रीडम को पसंद करते थे, कैपिटलिस्ट सिस्टम को पसंद करते थे। इसके अलावा सोशलिस्ट लोग थे इसके अंदर, जैसे राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये लोग जो थे ये लोग सोशलिस्ट, यानी नेहरू खुद एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो है कुछ लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ को बिलोंग भी करते थे, हालांकि कांग्रेस के अंदर शामिल थे लेकिन वो कम्युनिस्टों को की तरफ थोड़ा अट्रैक्टिव थे। इसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई कुछ लोग जो है इसके अलावा नेशनलिस्ट लोग थे। नेशनलिस्ट मतलब यहाँ पे ये है कि जो चाहते थे कि भाई स्ट्रॉन्ग इंडियन कल्चर को फॉलो करा जाए, ठीक है, जो बाद में बीजेपी का बेस बनता है, इंडियन कल्चर को फॉलो करा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को ये लोग सपोर्ट करते थे कांग्रेस वाले। इसके अंदर टॉलरेंस था। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि सब मिलजुल के रहते थे और आपस में भले ही हमारी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग हो, ठीक है, जैसे हमने देखा शेड्यूल कास्ट के लीडर भी थे, अम्बेडकर भी इसके पार्ट थे, लेकिन फिर भी आपस में जो भी लीडर थे आपस में सब मिल के रहते थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, पॉजिटिवली लेते थे उसको और पावर को बैलेंस करते थे। मतलब ये हुआ फर्स्टली अ कोलिजन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज वो ज्वाइंड इट, देयरफॉर इट हैज़ अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक बैलेंस ऑफ ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशूज़, ठीक है। हर किसी इशूज़ पे कांग्रेस के जितने मेंबर थे आपस में मिलके रहते थे, तो ये इनका एक पॉजिटिव फैक्टर था। शुरुआत में कांग्रेस से कोई अलग होना नहीं चाहता था क्योंकि पता था भाई कांग्रेस से अगर हम अलग होंगे तो हमारी कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं बनेगी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, थर्ड इलेक्शन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके अंदर बाद सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके बाद फिर बीजेपी जैसी पहले जनसंघ पार्टी बनी। तो धीरे धीरे करके वो अलग होते हैं, लेकिन शुरुआत में जो है कांग्रेस एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, ये समझ लीजिए। इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे, ठीक है, तो और जिसमें सब मिल के रहते थे, यानी एक तरह से कांग्रेस इसी वजह से सबसे इतने साल तक फर्स्ट 3 इलेक्शन में वो जीतती गई। पहला पॉइंट क्या था कि कांग्रेस एक ओल्डेस्ट पार्टी थी, इसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग शामिल थे, इसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग शामिल थे, इसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग शामिल थे, और लास्ट में यहाँ पे आपस में मेंबर जो हैं एक दूसरे को टॉलरेंस करते थे। आपस में जो फैक्शंस है, जो ग्रुप्स हैं, वो आपस में मैनेजमेंट का एक तरह से मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपस में ये लोग मैनेज करते थे कि भाई जो भी इश्यूज़ हैं हम आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम इस चीज़ को बिल्कुल अलग नहीं हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये आप 4 मार्क्स का लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा,
14 नंबर का, चाइना हैज़ बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगिन देयर। यानी चाइना में रिफॉर्म्स जो हुए थे वो देंग जियाओपिंग के टाइम में हुए थे। हमें पता है कि भाई माओ के माओ ने जब तक इसमें लीडरशिप में जब तक तो उसने कोई ज़्यादा चेंज होने नहीं दिए। बट यहाँ पे आंसर में देखें, माओ के बाद जो देंग जियाओपिंग 1978 में आते हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन द 1970s। ठीक है, चाइना एंडेड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972। भाई 1972 के आसपास रिचर्ड निक्सन जो वहाँ के अमेरिका के शायद राष्ट्रपति थे उस समय, प्लस यहाँ पे यहाँ पे प्रीमियर है चाइना के जाओ इन लाई। ठीक है, ये चाइना के लीडर थे। इसके अलावा देंग जियाओपिंग जब लीडर बनते हैं 1978 के आसपास, ठीक है, तो इन्होंने जो है देंग जियाओपिंग ने क्या करा, ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट कर दी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये है कि भाई चाइना जो है इकोनॉमिक लेवल पे अब प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करेगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है अब चाइना जो है कम्युनिस्ट मॉडल पे तो चलेगा कम, यानी अभी इसके दो पहिए होंगे। ठीक है, एक कार्टून है यहाँ पे इसमें आपके किसमें आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक में एक कार्टून है जिसके अंदर एक पहिया जो है साइकिल का कम्युनिस्ट को रिप्रेजेंट करता है और एक पहिया जो है उसका एक व्हील जो है वो कैपिटलिस्ट को बिलोंग करता है। मतलब ये हुआ कि भाई चाइना जो है अब पूरी तरीके से 100% कैपिटलिस्ट तो नहीं बनेगा, बट पॉलिटिकल लेवल पे अभी भी कम्युनिस्ट रहेगा वो, बट इकोनॉमिक लेवल पे वो अब अपने आप को क्या बना देगा, कैपिटलिस्ट। यानी ओपन डोर पॉलिसी, यानी चाइना में बाहर से देश आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो है उन्होंने अपना सेज बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री को सेटअप किए गए, इन्वेस्टर्स को बुलाया गया, फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई को सपोर्ट किया गया। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो है एक इकोनॉमिक बूम्स आए, प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया गया। ठीक है, यानी जो कि बैन था कम्युनिस्ट, आपको पता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज में प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट एग्रीकल्चर को बैन किया गया था, जिसमें सब कुछ जो होगा कम्युनिटी का होगा। इस चीज़ को खत्म किया गया 1978 में देंग जियाओपिंग के अनाउंसमेंट के बाद, मतलब जब था ओपन डोर पॉलिसी। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर और भी क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ भाई, चाइना जो है रैपिडली, आज देखो चाइना एक बहुत इकोनॉमिक जाइंट है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कह सकते हो भाई, सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक्सपोर्ट नंबर 1 करता है वो, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, बहुत सारे देशों में वहाँ पे आज हार्डवेयर में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, हर जगह जो है चाइना के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं। ठीक है, सो ये इसी वजह से मैं जब उन्होंने अपना इकोनॉमिकल लेवल का ओपन डोर पॉलिसी 1978 में खोली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुआ और वहाँ पे चाइना के जो एक इंडस्ट्रियल मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना जो है अब इकोनॉमिक लेवल पे वो क्या बन चुका है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे आज भी वो एक जो है कम्युनिस्ट को ही फॉलो करते हैं। वहाँ पे कोई आपको फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते, मतलब इलेक्शंस होते हैं लेकिन सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही उसमें पार्टिसिपेट करती है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर कौन बनेगा, उनके इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरा पार्टी कौन आएगी, ये चूज़ करने का आपके पास कोई राइट नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 15 नंबर का देखते हैं हम, एग्जामिन द मेजर आउटकम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका ये बहुत इजी जो है, आप 9th-10th सब में ये टॉपिक पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका जब हमारे पास फूड शॉर्टेज थी 1965 के आसपास, जब हमारे पास फूड शॉर्टेज थी तो हमने इसमें क्या करा था, हमने पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, यह ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, यहाँ पे हमने एस स्वामीनाथन के अंडर में, ठीक है, यहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करा था। इसका मतलब ये था कि भाई किसानों को अब जो है अपने 1 हेक्टेयर लैंड पर जो है, पहले जहाँ पर वो 1 हेक्टेयर ज़मीन पर, यानी 1 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर अगर आपके पास खेत है तो पहले वहाँ पे मान के चलो 1000 kg ग्रो हो रहा है, लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ पे जो है 4000 kg उगा सकते हैं, यानी एक उसी पीस ऑफ लैंड पे, यानी एक जहाँ पर पहले एक सेम जगह पर हम 1000 kg गेहूँ या चावल उगा रहे हैं, अब वहाँ पे सेम जगह पे हम 4000 kg उगा सकते हैं। किसकी वजह से, यहाँ पे वो 4 वजह से। ठीक है, पहला क्या था हमारा, एक तो यहाँ पे हम HYV सीड्स, यानी HYV का मतलब क्या, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यहाँ पे अभी आया नहीं है, आई थिंक नहीं आया। ठीक है, बता देता हूँ आपको, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसके अलावा जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके डैम बनाए गए बड़े बड़े। इसके अलावा जो है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, इनका यूज़ होगा। इसके अलावा मशीनरी का यूज़ होगा, जिसकी वजह से क्या हो, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, खासकर किसी इलाके में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, और हमारे पास जो फूड की शॉर्टेज हो गई थी वो थोड़ी कम हुई। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड टू effects, one of that the many part of the stark contrast between the poor and peasantry and land was produced accordingly। okay,
तो इसमें दो प्रॉब्लम ये भी थी कि भाई यहाँ के किसान तो बहुत रिच हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन को फायदा हुआ था वो था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को। लेकिन अभी भी जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश था, बिहार था, बाकी जो दूसरे इलाके थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के अफेक्ट में नहीं आए थे। तो यहाँ के किसान तो रिच हो गए, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के किसान अभी भी पुअर थे। ठीक है, इसके वजह से अब यहाँ के जो किसान थे, जो पंजाब हरियाणा के किसान थे, यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े, इनके पास लैंड से, पैसा भी इनके पास था, तो यहाँ पे एक तरह से पुअर जो पीजेंट थे या जो कई तरह के लेबर्स थे वो यहाँ पर आके काम करने लगे। कहाँ पे? पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड टू इफेक्ट्स, वन वाज द मैनी पार्ट ऑफ द stark contrast between the poor peasantry and the landlord producer conditions favorable for left wing organization to organize the poor peasant। ठीक है, अब ये जो पुअर पीजेंट थे बंगाल के, बिहार के, ठीक है, ये लोग जो है वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा, यानी लेफ्ट का मतलब ये है कि कम्युनिस्ट जो है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था जितना यहाँ के किसानों का हुआ था, पंजाब हरियाणा और यूपी के किसानों का। सेकेंडली, द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड द राइज ऑफ what is called the middle peasant section. These were the farmers with a medium size of holdings who benefited from the change and soon emerged as a politically influent in many part of the country। अभी मैं जैसे मैंने बताया कि भाई पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान थे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और जो मिडिल जो किसान थे, इसका थोड़ी बहुत ज़मीन भी है, अच्छी खासी ज़मीन है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया ग्रीन रेवोल्यूशन से। और यहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी पॉलिटिक्स में भी आने लग गए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भारतीय किसान यूनियन, जो कि आपका वेस्टर्न किसानों का ही एक तरह से लॉबिंग बॉडी है। ठीक है, आजकल वो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से जो है इनका डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, खासकर पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का। ठीक है, किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका 16 नंबर का, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस का डिवीजन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। हम क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पहले एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ डिड द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट्स एंड इंदिरा गांधी रिजल्टेड इन द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1969। अब ये सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी का क्या इशू था, पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं। सिंडिकेट मतलब जो है कांग्रेस के जो ओल्ड जो लीडर थे, जो नेहरू के बाद जो सीनियर लीडर थे, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लीडर आते हैं, जैसे के कामराज, एस निजलंगप्पा, ठीक है, के ये सब जो लीडर आते हैं, ये आपके जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। अब इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को ऐसा प्राइम मिनिस्टर जब बनाया था, तो इंदिरा गांधी को इनको लगा था सिंडिकेट्स को कि भाई इंदिरा गांधी जो है हमारे एज अ डिसीजंस पे काम करेगी, हमारे एज ए पपेट के रूप में काम करेगी, हमसे पूछ के काम करेगी। बट इंदिरा गांधी एज ए इंडिपेंडेंट लीडर काम करने लग गई, जो कि इनको पसंद नहीं था। फाइनली जैसे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है इंदिरा गांधी का, जब यहाँ पे राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, तो कांग्रेस जो ओरिजिनल पार्टी थी उनकी तरफ से जो कैंडिडेट था उनका नाम था संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। जबकि इंदिरा गांधी जो सपोर्ट करती थी वो सपोर्ट करती थी वीवी गिरी को, किसके लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब देखो, जो कांग्रेस के जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट होते हैं उनका अगर ऑर्डर होता है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे, हमारा ऑफिशियल कांग्रेस का जो लीडर रहेगा वो रहेगा संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी रहेंगे, नीलम संजीव रेड्डी। बट इंदिरा गांधी अब जो है वीवी गिरी को सपोर्ट करती है एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। इसके अलावा देखो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने कई तरह के प्रोग्राम्स भी चलाए थे, जैसे उन्होंने सोशल कंट्रोल बैंक का नेशनलाइजेशन करा था। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रीवी पर्स खत्म करा था। इसके अलावा जो है उन्होंने जनरल इंश्योरेंस एंड द सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, नेशनलिज्म ऑफ जनरल इंश्योरेंस, मतलब कई तरह के जो इंश्योरेंस सबको उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया था, बैंकों को नेशनलाइजेशन कर दिया था जैसे कि। और यहाँ पे वीवी गिरी, जैसे मैंने बताया, वीवी गिरी को सपोर्ट कर दी एज अ 1969 के इलेक्शन के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इशू हो गया था जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट एस निजलंगप्पा ने ये ऑर्डर दिया कि भाई सारे कांग्रेस के मेंबर जो है वो नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट करेंगे, और जो इसको सपोर्ट नहीं करेगा वो जो है, कांग्रेस का ये ऑर्डर था जिसे व्हीप बोलते हैं, अगर जो इसको सपोर्ट नहीं करेगा यानी वो कांग्रेस के जो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे सारे जो कांग्रेस के मेंबर थे जो वोटिंग करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, उनको साफ कह दिया भाई तुम अपने विल पे जो है वोट करो, आप नीलम संजीव रेड्डी को वोट करते हो या एस वीवी गिरी को सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो फाइनली आधे से ज़्यादा कांग्रेस के मेंबर ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा और उन्होंने एस वीवी गिरी को जिता दिया। इससे हुआ ये कि भाई जिन्होंने भी कांग्रेस के ऑफिशियल जो लीडर थे एस संजीव रेड्डी, उन्होंने वो हार गए थे। तो एस निजलंगप्पा को लगा कि भाई इन लोगों ने कांग्रेस की ऑर्डर नहीं माना, तो इन सबको पार्टी से निकाल दिया जाए। तो इंदिरा गांधी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, और जो भी मेंबर्स जो भी एमपी जिन्होंने वीवी गिरी को सपोर्ट करा था वो सब भी पार्टी से निकाल दिए गए। इस वजह से कांग्रेस ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, नई कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस आर।
ठीक है। कांग्रेस ओल्ड मतलब वो ओल्ड ही बनी गई, जो पहले वाली कांग्रेस थी वो ओल्ड ही मानी गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और, बैंक ऑफ ये एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, ये मैंने अभी आपको बताया भाई, इंदिरा गांधी ने जो राजा महाराजाओं को जो कुछ पेंशन वगैरह मिलती थी, जो उनको मुआवजे मिलते थे, वो सब बंद कर दिए थे, ठीक है। ये वाला इशू था। लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा इशू हो गया था 1969 का कांग्रेस का इलेक्शन का, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, इसके वजह से जो है कांग्रेस के अंदर डिवीजन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर डिवाइड हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो sidelined by syndicate November 1969 the Congress group led by the syndicate came to be referred as a Congress organization and the group led by the Indira Gandhi came to be called a Congress रिक आर या रिक्वेनिस्ट, ठीक है। तो ये जो है आपकी पार्टी इंदिरा गांधी की थी, और ये जो पार्टी थी आपकी जो सीनियर ऑफिशियल लीडर थे कांग्रेस के, उनकी थी। उनको लगा कि भाई हम ही ओरिजिनल पार्टी है, लोग हमें ही जानेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। फ्यूचर में लोगों ने कांग्रेस को इंदिरा गांधी के नाम से जाने लग गया कि भाई इंदिरा गांधी की जो पार्टी है वही और जो है कांग्रेस अच्छी है, उन्हीं को लोगों ने वोट दिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पैसेज बेस्ड है, इसे आई थिंक आप खुद कर लोगे इसको। और ये जो है पैसेज सेंट्रल एशिया पे, हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है डॉलर, यहाँ पे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आई थिंक हेजेमनी का, आई थिंक स्ट्रक्चर पावर, हाँ ये हेजेमनी वाले चैप्टर का, ये भी आपका डिलीट हो चुका है चैप्टर ये वाला। अब हम सीधा आते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आंसर पे, ठीक है। मैप में देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हम 6 वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ओके, यहाँ से आपका 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो कि वही हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। हम उसको पहले कवर करते हैं। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये आपका पहले चैप्टर का। ये एंड ऑफ दिस यानी डिस्क्राइब द फैक्टर दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन, जो एंड ऑफ द यूएसएसआर है वो, यानी कैसे, उसके पीछे क्या रीजन थे। रीजन यहाँ पे 3 बड़े बड़े रीजन होंगे आपके, वही है इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज और गोरबचेव के रिफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों को समझ लेते हैं डिटेल से, कि जो बच्चे 22 सेकंड नंबर का है ये क्वेश्चन। बाकी पैराग्राफ आप, मैं समझता हूँ आप खुद कर लीजिएगा इसको देख देख करके, ठीक है। अभी हम लॉन्ग आंसर पे आते हैं सीधा। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। भाई देखो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या दिया है, पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ थी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन पहले यहाँ पे आएगा आपका। ये दोनों सिचुएशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होती है। पॉलिटिकल पहले हम समझते हैं, तो कम्युनिस्ट जो है यहाँ पे सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी आपको अलाउ नहीं होती है। इसके अलावा जो यूएसएसआर का ग्रुप था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसके अंदर लगभग 15 से 16 जो कंट्री हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्री, यानी उससे ज़्यादा कंट्री थी। सेंट्रल एशिया की कंट्री है आपकी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जिसमें लिथुआना, लैटविया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। ये सब कंट्री जो थी वो उसके अंडर में थी, आपकी यूएसएसआर के अंडर में। बट कई कंट्री इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है। वेस्टर्न जर्मनी जो है वो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के कंट्रोल में थी, जबकि जो ईस्टर्न जर्मनी है वो आपकी यूएसएसआर के कंट्रोल में। वेस्टर्न मैंने बताया, वेस्टर्न जर्मनी आपकी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के कंट्रोल में, और ईस्टर्न जर्मनी आपकी यूएसएसआर के कंट्रोल में, ठीक है। तो ये भी डिवीजन हो चुका था। इस वजह से जो है, जबकि इन सब कंट्रीज में बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई फ्रीडम नहीं थी। इसमें से कई कंट्री, जैसे हंगरी 1956 में वो लोग अलग होना चाहते थे। किससे अलग होना चाहते थे? यूएसएसआर से, ठीक है। लेकिन कोई भी अलग हो नहीं सकता था, उनके पास अपनी कोई विल नहीं थी। यानी सारा का सारा कंट्रोल जो है, पॉलिटिकल कंट्रोल कहाँ का था? आपका यूएसएसआर का था, यानी रशिया से सारा कंट्रोल होता था, रशिया का डोमिनेंस था। इस वजह से जो वहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशन थे, यानी उनके ग्रुप्स के जो एस्पिरेशन थे, वो फेल हो जाते थे। फेल का मतलब ये है कि वो लोग अपने कल्चर को, अपने फ्रीडम को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। कौन? जो यूएसएसआर के मेंबर थे, ठीक है। उनको बहुत सफोकेशन हो रहा था। लाइक ईस्टर्न जर्मनी का जो आपका एग्जांपल है, ईस्टर्न जर्मनी पूरी तरीके से, पहली बात तो अपने आप को अलग होना नहीं चाहता था, वो तो वर्ल्ड वॉर की वजह से अलग हो गया था। लेकिन ईस्टर्न यूरोप के जो ईस्टर्न जर्मनी के लोग हैं, मैं यूरोप बोला था, ईस्टर्न जो जर्मनी के लोग हैं वो वेस्टर्न जर्मनी में शामिल होना चाहते थे। इसके अलावा कई ईस्टर्न
जो यूरोप कंट्रीज है जो यूएसएसआर में शामिल थे वो भी मिलना चाहते थे किसके अंदर, अमेरिका के ग्रुप में। द गवर्नमेंट कंसंट्रेटिंग द प्रोड्यूस मोर वेपन्स एंड आर्जनल रेदर देन द कंसंट्रेटिंग ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन। अब यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट यहाँ पे है कि भाई मैक्सिमम, पहले पॉलिटिकल पॉइंट समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया कि भाई उनको फ्रीडम नहीं थी वहाँ पे, कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं सकता था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं कर सकता था, उसमें से वो अलग नहीं हो सकते थे, ये सारे के सारे पॉलिटिकल पॉइंट थे। इकोनॉमिक पॉइंट में क्या था कि सारा का सारा जो वहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेस्टर्न के कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर था। यानी दुनिया को तो हम दिखा रहे थे कि भाई हमारी जो देश के जो ग्रुप है, हमारा यूएसएसआर जो ग्रुप है वो बहुत तरक्की कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं, मतलब मोस्टली जो वहाँ के लोग थे काफ़ी सफ़र करते। कई बार स्टालिन के टाइम में, स्टालिन जब वहाँ पे लीडर था कम्युनिस्ट टाइम में, तो लगभग वहाँ पे लाखों लोग भूख से मारे गए थे। मतलब ये होता कि देश की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मैक्सिमम चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो है वो कंपैरिजन कर रही थी किससे, अमेरिका से। यानी हथियार बनाने पे ज़्यादा फोकस था, जो आपका स्पेस जो मिशन है उस पर ज़्यादा फोकस था, जबकि आम लोग जो हैं वो भूख से मर रहे थे, ठीक है। तो यानी सारा का जो सारा पैसा है वो अमेरिका जो है, अमेरिका से कंपटीशन करने में यूएसएसआर खर्च कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर था। मैनी पार्ट ऑफ यूएसएसआर हैड टू डिजायर टू गेटिंग सवरेन बाय द सेपरेटिंग फ्रॉम द यूएसएसआर। यानी बहुत सारी जो कंट्रीज है, ये पॉलिटिकल पॉइंट में आ जाएगा। डिजायर मैंने भी बताया कि भाई जो मेंबर कंट्रीज थी वो यूएसएसआर से अलग होना चाहते थे, क्योंकि उनको बिल्कुल वो फ्रीडम नहीं थी। और अगर फ्रीडम होने की, अगर उनको फ्रीडम कभी कोशिश करते फ्रीडम पाने की, या सवरेन मतलब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करता था जो आपकी रशिया की जो फोर्स है वो वहाँ पे जाके उनको सप्रेस कर देती थी। सप्रेस मतलब उनको कुचल देती थी। जो भी यूएसएसआर के ग्रुप को तोड़ना चाहेगा, या कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में बात करना चाहेगा, या डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बात करना चाहेगा, तो उनको वहाँ पे जाकर के मार दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब थी वहाँ की, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। ये मौका जो है 1985 में जब गोरबाचेव आया तो ये मौका उन्होंने दे दिया। 1970 से लेकर 1985 तक ध्यान देना पूरी तरीके से कम्युनिस्ट का डोमिनेंस था। गोरबाचेव जब आते हैं तो उन्होंने पूरी तरीके से क्या करा भाई, सिचुएशन बदल दी। वो एक रिफॉर्म्स लेके आए। रिफॉर्म्स क्या था कि पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट मतलब ये था ओपन डोर पॉलिसी और रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब ये भाई पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने क्या करा था, पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने कहा भाई डेमोक्रेसी हम अलाउ करेंगे, यानी जिसको अलग होना है, जिसको फ्रीडम चाहना है, वो अपने आप को अलग कर सकता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत भी जर्मनी से, यानी ईस्टर्न जर्मनी के लोगों ने दीवार तोड़ करके उस तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और गोरबाचेव ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ कि एक एक करके जो है यूएसएसआर से लोग अलग होते गए। इसके अलावा यानी अलग होते गए और यहाँ पे फाइनली डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब ये था, मैंने बताया कि भाई शुरुआत से ही जैसे हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यहाँ पे बड़े बड़े मूवमेंट हुए थे यूएसएसआर से अलग होने करके। बट हर बार क्या होता था कि जो यूएसएसआर की जो फोर्स है, खासकर रशिया की जो फोर्स है, इस मूवमेंट को कुचल देती थी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली गोरबाचेव की रिफॉर्म्स की वजह से, नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से, पॉलिटिकल डिज़ायर की वजह से और इकोनॉमिक डिजास्टर की वजह से फाइनली सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर में आप लिखोगे सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपका, रेलिवेंस ऑफ नैम। रेलिवेंस ऑफ नैम का मतलब ये हुआ भाई नैम जो है वो 1961 के आसपास जब बनाया गया था, तो उसका ऑब्जेक्टिव भाई कोल्ड वॉर से अलग रखना है। कोल्ड वॉर का मतलब ये था यानी यूएसएसआर और यूएस की जो राइवलरीज है यानी दुश्मनी है, उनसे अपने आप को अलग रखना है। किसको, खासकर नॉन अलाइंड मूवमेंट के देश को, यानी जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज आते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, तो अब इनका क्या काम है, इसका रेलिवेंस अब क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई अब ये क्या काम कर रही है नैम अब बहुत सारे काम कर रही है, लाइक टेररिज्म पे काम कर रही है, यानी आतंकवाद अब सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि इन देशों में सबसे ज़्यादा इंडिया या जो अफ्रीका के कई देश हैं वो टेररिज्म से ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं भाई जो टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं उसके अंदर, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है। इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी इन देशों के साथ अगर कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। डिसआर्मामेंट, यानी ये देश चाहते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका खात्मा कर दिया जाए, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, अगर हो भी तो हर कोई जो है मतलब किसी के पास ना हो, बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव यही है। इसके अलावा ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट करा जाए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसके ऊपर बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये सब इश्यूज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें बताई हैं, एनवायरमेंट इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है कि आज भी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास पैसा है, ये लोग अफ्रीका में जा करके उनके देशों को जो है आज भी एमएनसी के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं,
क्योंकि उनके पास पैसा तो नहीं है, ना उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वहाँ पर ये लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट करके अभी भी उनके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। दैट्स कॉल्ड न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो इसको भी वो अपोज करते हैं। समझ में आ गया? कौन? नैम के मेंबर्स। तो इतने सारे इश्यूज पे वो आज भी काम कर रहे हैं, तो आज भी इसका रेलिवेंस बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का ही है, 6 मार्क्स का ही हमारा, इंडिया सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग द यूनाइटेड नेशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। यानी यूनाइटेड नेशन पे फिर से क्वेश्चन आ गया है हमारा। लास्ट जो पेपर था उसमें भी था ये वाला क्वेश्चन पेपर। भाई रीस्ट्रक्चरिंग वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिएगा इसको। द स्टेटमेंट विद द 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट, यानी आपको इस पे जो है 3 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं आपको, ठीक है। बड़े बड़े जो आपको आर्ग्यूमेंट लिखने हैं। भाई 3 आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे हो सकते हैं? देखो, जो यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल को अभी तक बदला नहीं गया है। बदला भी गया तो इसके अंदर हमने देखा है, क्या देखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेररिज्म पे कर्व करना, वो जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था आपको। इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है भाई यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है परमानेंट मेंबरशिप, यानी उसमें अंदर बढ़ना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। किसके अंदर बढ़ना चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर आज भी 5 मेंबर के पास वीटो पावर है। किसके अंदर पावर है भाई? वीटो पावर किसके पास है? 5 कंट्रीज के पास। 5 कंट्री कौन सी है? वो 5 कंट्री आपकी यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना और इंग्लैंड, ठीक है। ये 5 कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है और ये हमेशा से मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स का। सबसे ज़्यादा वीटो जो है अमेरिका ने यूज़ करा, रशिया ने यूज़ करा, चाइना ने यूज़ करा, ठीक है। तो ये अपने अपने फेवर के रिगार्डिंग में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो चाइना तिब्बत पे अटैक करा तो भाई चाइना, अगर हमें चाइना पे एक्शन लेना चाहिए। जब इराक ने कुवैत पे अटैक करा था तो भाई सारे के सारे यूनाइटेड नेशन ने परमिशन दे दी, भाई ठीक है इराक पे अटैक करेंगे। लेकिन जब चाइना ने अटैक करा, जब रशिया ने किसी कंट्री पे अटैक करा, जब जो है अमेरिका ने किसी कंट्री पे अटैक करा, तो इनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? क्योंकि ये लोग तो वीटो कर देंगे, क्योंकि एक्शन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल लेती है और सिक्योरिटी काउंसिल में इन 5 मेंबर का वीटो शामिल है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है कि ये लोग जो है अपने फेवर में ही काम करते हैं। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के फेवर में काम करते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ के फेवर में काम करते हैं। लाइक 3 देश तो इनको वेस्टर्न कंट्रीज़ या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, लाइक अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। सो वन ऑफ इंडिया मेजर कंसर्न ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग में ही है। इसके अंदर हमें, क्योंकि मेंबर जो है उस रेशियो से बढ़ गए हैं, जैसे 51 मेंबर थे शुरुआत में 1945 में, जब 24 अक्टूबर 1945 को ये जो आपका यूनाइटेड नेशन बना था तो इसके अंदर 51 मेंबर्स थे, बट आज इसके 193 मेंबर हैं। तो क्या 193 मेंबर जनरल असेंबली में है? जनरल असेंबली में 193 मेंबर है, बट सिक्योरिटी काउंसिल में आज भी 5 के 5 ही मेंबर हैं। ऐसा क्यों है भाई? इसका बदलाव होना चाहिए। तो ये भी इनका मेन आर्ग्यूमेंट है। इट आल्सो आर्ग्यूड दैट इट कैन बी एक्सपेंड द काउंसिल, यानी काउंसिल यानी वही एक्सपेंड होना चाहिए उसके मेंबर को। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई इसके मेंबर को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी वो सभी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी इसमें अफ्रीका से एक भी मेंबर नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में अफ्रीका से एक भी मेंबर नहीं है, वो नॉन परमानेंट मेंबर में आता है। परमानेंट मेंबर में अफ्रीका से एक भी मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से एक भी मेंबर नहीं है, लैटिन अमेरिका से एक भी मेंबर नहीं है, एशिया से एकमात्र मेंबर है, वो है चाइना। जबकि वो चाइना जो है नॉन डेमोक्रेटिक और एक कम्युनिस्ट देश है, ठीक है। उसको और ना ये ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट करता है। हमने उसको बना रखा है यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, जबकि इंडिया जो है उस चीज़ को सपोर्ट करता है कि भाई इंडिया खुद एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मेजर पावर है, यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करता है। इंडिया को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ब्राज़ील को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इन देशों को मिलना चाहिए ना सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया सपोर्ट द इंक्रीज द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर, यानी इंडिया चाहता है कि भाई दोनों में डेवलपमेंट होना चाहिए, बढ़नी चाहिए, एक्सपेंशन होनी चाहिए। किसका? परमानेंट मेंबर का और नॉन परमानेंट मेंबर का। नॉन परमानेंट मेंबर अभी 10 के 10 हैं, जो कि 2 साल के लिए होते हैं। परमानेंट मेंबर परमानेंट ही है, ठीक है। इट ऑल्सो बिलीव द सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी हैव द मोर डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने वही बात बार बार आ रही है कि भाई मेंबर बढ़ाओ, मेंबर बढ़ाओ, मेंबर बढ़ाओ। किसके मेंबर बढ़ाओ? डेवलपिंग कंट्रीज़ के, यानी एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के। इंडिया वांट ऑफर द कैंडिडेचर ऑफ हाँ, इसके अलावा बहुत और भी मेंबर हैं, लाइक ब्राज़ील एक बहुत सुपर पावर है, जापान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जर्मनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया खुद एक है देश अपना। तो इन देशों को क्यों नहीं दिया जा रहा है परमानेंट मेंबरशिप? ठीक है, तो इनको सपोर्ट करता है इंडिया। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन ये? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये है हमारा 13 नंबर 23 का ही है। द यूरोपियन यूनियन
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड, ये बार बार लास्ट में भी आया था और इस बार भी आया। ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूरोपियन यूनियन एज अ सुपर पावर, यूरोपियन यूनियन एज अ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, यानी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। यानी उसके यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक पावर लिखनी है आपको, पॉलिटिकल पावर लिखनी है, डिप्लोमेटिक पावर लिखनी है, मिलिट्री पावर लिखनी है, उसका इन्फ्लुएंस लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था, आप उस वाली वीडियो में भी देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन आज वर्ल्ड की जो है बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, क्योंकि भाई यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज आती है, इटली, जापान, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, ठीक है, ये सारी कंट्री आती है। तो जाहिर सी बात है उसका बिगेस्ट इकोनॉमी बनना तय है। ठीक है, जो कि यूरो के डॉलर के मुकाबले यूरो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई यूरो पहले डॉलर का डोमिनेंस था, लेकिन जब इससे ये कंट्रीज एक साथ आई हैं तब से यूरो का भी एक अपना एक पहचान है, एक बहुत बड़ा पहचान है, और यूरो की भी करेंसी का प्राइस भी अच्छा खासा है, जो कि थ्रेट है किसके लिए? यूएस डोमिनेंस, यानी जो यूएस का जो डोमिनेंस है डॉलर का, उसका जो है एक तरह से थ्रेट है, उसके लिए एक खतरा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक बड़ी मार्केट बन चुकी है, दैट्स कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा ये आपका हो गया इकोनॉमिक पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि वर्ल्ड का मोस्ट ट्रेड, यानी बहुत सारी जो एमएनसीज हैं, चाहे वो जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियों की कंपनी हो, ठीक है, जर्मनी की बहुत सारी गाड़ियां हैं, इटली की बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, बेल्जियम की, फ्रांस की, इन सब की जो बहुत सारी जो ब्रांड है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड में भी इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। ठीक है, किसका? यूरोपियन यूनियन का। सो इट शेयर द वर्ल्ड ट्रेड इन 3 टाइम्स लार्जर देन द यूनाइटेड स्टेट, यानी 3 गुना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इनका डोमिनेंस है मार्केट में, किसका? यूरोपियन यूनियन का, जिसकी वजह से कई बार डिस्प्यूट्स भी होते हैं यूएस और चाइना के बीच में। ठीक है, मतलब इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद द यूएस चाइना। ठीक है, मतलब कह सकते हैं भाई यूएस चाइना जो है इन सबसे भी ज़्यादा एक तरह से पावरफुल है इकोनॉमिक लेवल पे। द इकोनॉमिक पावर गिव्स द इन्फ्लुएंस ओवर द क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एशिया एंड अफ्रीका। इट्स ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ब्लॉक इंटरनेशनल। फ्रांस होल्ड द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, क्योंकि अब इसके अंदर ब्रिटेन निकल चुका है, तो अब यूरोपियन यूनियन को ओनली फ्रांस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बाकी कंट्रीज भी हैं, बट जो परमानेंट मेंबर थे उसमें से 2 कंट्रीज थी, पहले एक इंग्लैंड था परमानेंट मेंबर में और एक फ्रांस था, तो जो हमेशा से यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करते थे, जबकि अब इसमें जो है इंग्लैंड चला गया है, ब्री एग्जिस्ट हो गया। ब्री एग्जिस्ट मतलब ब्रिटेन अब इसमें से निकल गया यूरोपियन यूनियन में से, लेकिन अभी भी यूरोपियन यूनियन का वो फ़ायदा ही चाहेगा कौन? इंग्लैंड। फ्रांस अभी भी इसका मेंबर है, तो जाहिर सी बात है वो कभी भी यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा। अगर वो ऐसा जाता कोई एक्शन तो उसके खिलाफ वो वीटो कर सकता है, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका से काफ़ी क्लोज है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है ट्रेड वगैरह के रिगार्डिंग में, या इन्फ्लुएंस करने में, किसको? अफ्रीका को और एशिया को। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन इंक्लूड द सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर। इसके अलावा भाई नॉन परमानेंट मेंबर भी आ जाते हैं किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, that this has enabled the European Union influence some US policies such as the current US position of Iran। ठीक है, अब कई बार जो है भाई अगर हमें अमेरिका की पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है तो ये मेंबर जो हैं वो यूएस के डोमिनेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ईरान पे जो एक्शन लिया था या इराक पे जो एक्शन लिया था, उसके अगेंस्ट में कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूएस को क्रिटिसाइज़ करा था। इसके अलावा इट्स यूज डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड द नेगोशिएशन रेदर देन द कोएशन एंड मिलिट्री फोर्सेस हैज़ बीन इफेक्टिव एज केस ऑफ इट्स डायलॉग विद चाइना एंड ह्यूमन राइट्स एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। देखो, मतलब एक डिप्लोमेटिकली यूरोपियन जो देश हैं वो काफ़ी तरक्की वाले देश हैं, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और इनके पास मिलिट्री भी अच्छी खासी है, तो ये मोस्टली चाहते हैं कि भाई हमारी जो नेगोशिएशन है डिप्लोमेटिक तरीके से हमारे मैटर सॉल्व हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके पास मिलिट्री भी अपनी अच्छी खासी है, जिसके पास अपना एक न्यूक्लियर वेपन्स भी है, इनकी अपनी आर्मी भी है, जिसके वजह से ये लोग जो हैं मोस्टली अपने यूरोपियन यूनियन को डोमिनेंस करते हैं। इसके अलावा भाई कभी अगर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको भी वो संभाल सकते हैं। ठीक है, ये इनका मेन इशू है, मेन पावर है इनका। लास्ट का जो है हमारा द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड द आर्म फोर्सेज दैट सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी इनके जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, क्योंकि भाई कंबाइंड है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द यूएस, और इनका डिफेंस पे खर्चा भी लगभग यूएस के बाद सेकंड नंबर का है वर्ल्ड का। इट ऑल्सो द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा भाई स्पेस और टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में लगभग वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनता है कौन? यूरोपियन यूनियन। इस तरीके से भाई मिलिट्री लेवल पे,
डिप्लोमेटिक लेवल पे, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे इसका डोमिनेंस है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन एक सक्सेसफुल रीजनल कॉरपोरेशन बन के सामने आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का 24 का, ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे क्या है। Examine the economics and implications of globalization. How has globalization impacted on India with regarding its particular dimension? अब भाई इकोनॉमिक आपको यहाँ पे तीनों डायमेंशन पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, और यहाँ पे स्पेशली आपको पूछा गया इकोनॉमिक डायमेंशन। ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन से ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, उस पर वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है, खासकर इंडिया के रिगार्डिंग में आपको लिखना है भाई इंडिया पे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो दोनों ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसके पहले लिखोगे भाई, पहले इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो इम्प्लीकेशन हुई है उससे फ़ायदा क्या हुआ है। मोस्टली फ़ायदा हुआ है, कुछ घाटा भी हुआ है, तो वो भी लिखना है आपको। ठीक है, सो पहला फ़ायदा क्या भाई, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन का, मतलब ये कि भाई हम जो भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनोगे वो WTO पे साइन करेगा। WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और आप जो है एक तरह से अब WTO जो है ट्रेड के रूल्स वगैरह या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो है टैक्स वगैरह के जो चीज़ें हैं वो आपको उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे WTO के, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो करने पड़ेंगे। यानी अपने देश में आपको अलाउ करना होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, यानी बाहर से आपके देश में आप FDI आ सकती है। इन्वॉल्व ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो ऑफ अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़, यानी अब आपका जो है फ्लो आ जाएगा, यानी दूसरे देशों की करेंसी वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपके देशों में स्टार्ट हो जाएगी, आप भी दूसरे देशों में जाके जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इसका ग्लोबलाइजेशन का। इससे फ़ायदा क्या होता है, अब मान के चलो हमारे देशों में सारी कंपनीज आ गई है, गूगल आ गया है, पहले हम पॉजिटिव फ़ायदे की बात करते हैं। गूगल आ गया, मैकडी आ गई, पेप्सी आ गई, ठीक है, जितने तरह की कार की कंपनी है, हुंडई है, सैमसंग है, मोबाइल है आपका, गूगल है, अमेजोन है, ठीक है, सारी कंपनी जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे आकर के वो थोड़ा बहुत सरकार को पैसा भी देती है। ठीक है, इसके अलावा जो है टैक्स के रूप में थोड़ा बहुत पैसा मिलता होगा। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, ठीक है, मेट्रोज वगैरह को सपोर्ट करती है, फ्लैट सपोर्ट करती है, मॉल सपोर्ट करती है। तो इन सबसे जो बजट आता है उन सबसे हमारा डेवलपमेंट होता है, यानी अर्बन एरिया राइज होता है हमारा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। ठीक है, हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति है, यानी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर होती है, लोगों को जॉब मिलती है, मैंने बता दिया आपको। तो इन सबसे ओवरऑल ये हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है। सो ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो लेट टू फ्लो ऑफ आइडियाज़। इसके अलावा भाई आइडियाज़ जो है वो फ्लो होते हैं। मान के चलो हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो बाकी देशों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, जो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा। द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड द कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज। इसके अलावा भाई IT, जैसे मैंने बताई भाई IT जो है वो एक ग्लोबल एक फिनोमिना बन चुका है। MBA, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका ग्लोबलाइज हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज ये सब आपका ग्लोबलाइज हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। इसके अलावा फ़ायदा और क्या होता है भाई, डेवलप कंट्रीज केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स विद द वीज़ा पॉलिसीज इंश्योर द सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज कैन नॉट टेक अवे। अब यहाँ पे नुकसान भी है, कुछ फ़ायदा। पहले यहाँ पे देखो भाई डेवलप कंट्रीज़ भी है, कई बार जो है उन्होंने तो अलाउ कर दिया आपके भाई लेबर का भी। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई इंटरकनेक्टिंग हो जाती है वर्ल्ड, यानी एक दूसरे के देशों में हम जा सकते हैं, सामान लेके बेच सकते हैं, लोग काम करने के लिए जा सकते हैं, लोग के आइडियाज़ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई बट जो डेवलप कंट्रीज़ है उनको डर रहता है कि भाई हमारे देशों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एडवांस हैं, हम डेवलप कंट्रीज है, तो अफ्रीका से बहुत सारे देश ना आ जाए, एशिया से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे जो है बहुत सारे लोग भर भर के हमारे देशों में ना आ जाए। ठीक है, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग ना आ जाए, फिलीपींस से ज़्यादा लोग ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि हमारी देश की पॉपुलेशन और कंडीशन ख़राब ना हो जाए। ठीक है, ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर्स इंटरेस्ट। अब यहाँ से कुछ नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे ये है कि कई बार जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आती है तो लोकल इंडस्ट्री को वो एक तरह से खा जाती है। जैसे मान के चलो भाई चाइना हमारे देश में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत सारे हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना ने बहुत सारी इंडस्ट्री को जैसे हमारी खा चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉय की इंडस्ट्री है उसको ख़त्म कर चुका है, जो लॉक ताले की इंडस्ट्री है बहुत ख़त्म कर चुका है, जो दिवाली में आप देखोगे जितनी लाइट्स हैं, हार्डवेयर है, कंप्यूटर जो है, एसेसरीज़ हैं, सबको उसका डोमिनेंस है। यानी एक तरह से लोकल इंडस्ट्री वो डेवलप नहीं हो सकती है। आप मोबाइल की इंडस्ट्री आप देख लीजिए, मोबाइल में सारा का सारा जो हमारे यहाँ टाटा के मोबाइल थे, रिलायंस के मोबाइल थे, बट उसके मोबाइल कोई नहीं खरीदा। सारे के सारे जो मोबाइल्स हैं वो चाइना के हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम जो इससे घाटा क्या होता है, इससे लोकल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी लिख सकते हो आप। मैंने फ़ायदा बता दिया भाई, फ़ायदा क्या क्या होता है।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जीडीपी में ग्रोथ होती है आपकी, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट होता है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा देखें, एग्जामिन द मल्टी प्रोंग्ड इश्यूज रिलेटेड द राइट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से है, आप इसको स्किप कर दो, आप चाहो तो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर ही करना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आज भी जो है हम जो इन्वायरमेंट का लोकल जो लोग होते हैं, ट्राइबल जो लोग होते हैं, वो किस तरीके से अफेक्ट हो रखे हैं इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के वजह से। आज बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंट को हमने फेस करना पड़ रहा है, फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा है हमारा ओशन गंदे हो रहे हैं, हमारे कंज्यूमरिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में लोकल जो राइट्स हैं उनको हम क्या दिख रहे हैं, वो लोग क्या फेस कर रहे हैं, उनके क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है इस चैप्टर में, ठीक है। फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर कुछ बच्चे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखो सो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज़ अ डिस्क्रिप्शन इंडिजिनस पीपल, यानी इंडिजिनस जो लोकल पीपल होते हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उन लोगों को जब डेवलपमेंट होता है, जब बड़े बड़े कंपनीज आती है, एमएनसी आती है, जो जैसे मान के चलो कोई माइनिंग कंपनी आ गई, ठीक है, तो उनको वहाँ से हटना पड़ता है, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो उनको वहाँ से हटना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो वहाँ से उनको हटना पड़ता है। इसके अलावा बहुत लार्ज स्केल पे जो है मोस्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन द सब्सिडरी प्राइमरी, ठीक है, यानी वो फॉरेस्ट पे रहते थे, यानी वो कल्टीवेशन करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी करते थे, तो उन सबको वो सब चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को फेस करना पड़ता है जब एक तरह से अगर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो सब, क्योंकि फॉरेस्ट के लोग जो हैं वो फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं, वो नेचुरल या सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, लाइक भेड़ बकरी पाल रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से उनका काम होता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनी आती है, एमएनसीज आती है, और अगर कोई मान के चलो कहीं पे आयरन की माइनिंग हो रही है, कहीं पे कोयल की माइनिंग हो रही है, या कुछ दूसरे काम हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोकल लोग को वहाँ से हटना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, डैम बनते हैं तो उनको हटना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिजिनस कम्युनिटी को कई बार फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भाई पेड़ कटते हैं कई बार, ठीक है। दे हैड फ्री एसेस टू मच ऑफ द लैंड एज दे कुड कल्टिवेट, ठीक है, दे हैड फ्री एसेस टू एस, मतलब कई पहले जो उनके पास फ्री में सारा कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे, जंगल उनका अपना होता था। बट क्या हुआ धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि भाई जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते तो ब्रिटिश सबसे पहले कॉलोनियल रूल क्या बनाते हैं कि भाई वो उन्हीं के फॉरेस्ट वो हज़ारों सालों से रहते हुए आ रहे हैं, उनके मतलब कई जनरेशन से वो जंगल में रहते हुए आ रहे हैं। बट ब्रिटिशर ने क्या रूल बनाया था कि भाई वो फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, वो लोग यहाँ से चीज़ें इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वो लोग यहाँ से हंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ना वो पेड़ों को काट सकते हैं, वो फ्यूल कहाँ से आएगा। पेड़ों को वो काटते नहीं थे, हालांकि पेड़ों को ब्रिटिशर्स ने बहुत लार्ज स्केल पे काटा है कमर्शियल फार्मिंग करके, लेकिन वो तो बस अपने आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियों को काटते, सूखी लकड़ी इकट्ठा करते थे, अपने सर्वाइवल के लिए करते थे, क्योंकि लोकल कम्युनिटी तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को, ठीक है, उनके लिए वो सैक्रेड प्लांट्स होते हैं। बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन पे लॉ बना दिया कि तुम इसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा भाई और क्या है, उनका जो है इनहेबिटेड शेड्यूल ट्राइब को फोर्स करना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। अल्दो दे हैव द एंजॉय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन, अब धीरे धीरे कई जगह जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन मिल रही है कि भाई उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको देखभाल करी जाएगी, उनको हटाया नहीं जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, जब बड़ी बड़ी एमएनसीज आती हैं तो उनको वहाँ से हटना ही पड़ता है। इनफैक्ट दे हैव द पेड ह्यूज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट सिंस दे हैव, मैंने बताया डेवलपमेंट का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि उनको हटाना पड़ता है कई तरह के प्रोजेक्ट की वजह से, डैम की वजह से, कई इंडस्ट्रीज़ की वजह से उनको हटना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ऑलमोस्ट हम ख़त्म होने पे हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, इंडिया पाकिस्तान और जो है लास्ट एंटी एयरक वाला क्वेश्चन है, मेजर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, शॉर्टकट में देख लेते हैं जल्दी से। इंडिया चाइना का इशू क्या है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन जो है हमारा, वाई इंडिया एंड चाइना बोथ देमसेल्व्स आर राइजिंग पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स इन स्पाइट ऑफ टेंशन बिटवीन देम, ठीक है। सब्सटिनेट योर आंसर बाय गिविंग फोर एरियाज दैट हैव ब्राउट कॉर्डिलिटी इन देयर रिलेशनशिप। मतलब आज के सिचुएशन, हमें तो इतना पता भाई चाइना और इंडिया में अच्छे कंडीशंस नहीं है, अच्छे ट्रेड नहीं है, सॉरी अच्छे जो रिलेशन नहीं है। बाउंड्री का सबसे बड़ा इशू है, लद्दाख का इशू है, ठीक है, हमने देखा नॉर्थ 1962 वॉर का इशू है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों आज वर्ल्ड के टाइम में राइजिंग पावर, और राइजिंग पावर को क्या चाहिए, यानी राइजिंग पावर को चाहिए भाई एक दूसरे का सपोर्ट करे, क्योंकि दोनों बड़ी पावर है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है, चाइना को तो
चाइना तो अपने आप में भाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, चाइना अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बट सारा माल कौन खरीदता है? इंडिया खरीदता है। तो आज चाइना हमसे जो रिलेशन अच्छा बना रहा है वो इसलिए बना रहा है कि भाई चाइना हमें एज अ मार्केट देखता है, यानी चाइना में क्या देखता है? एज अ मार्केट। और इसलिए वो थोड़ा सा 1980s के बाद, पहले तो हमने पंचशील पे साइन करा था 1954 में, जिसका उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हमारी पीठ पे जो है हमें बिट्रेड करा, धोखा दिया हमें। कैसे? क्यों 1962 में उन्होंने वॉर किया और हमारे लद्दाख पे अटैक करा, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन पे, नेफा अरुणाचल प्रदेश पे उन्होंने अटैक करा, ठीक है। तो ये सब के बाद हमारे रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन ट्रेड की वजह से 1980s और 1990s के बाद और अभी रिसेंटली हमने बहुत ज़्यादा चाइना पे हम बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि जितना भी आपका हार्डवेयर है सब चाइना से आता है, जितने भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती है, ठीक है। सो बोथ कंट्रीज हैव सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू री इग्नाइट द डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज, यानी हमने आपस में बहुत तरह के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज करें। इकोनॉमिक की वजह से सबसे ज़्यादा हम जुड़े हैं, ठीक है। चाइना इमर्ज एज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। इंडिया बहुत ज़्यादा, लगभग हम 50 लाख, मतलब 5 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ का माल हम खरीदते हैं, और चाइना हमसे जस्ट मतलब मान के चलो 50,000 के लाख का जो है लगभग सामान खरीदता होगा। यानी हम चाइना को कुछ ज़्यादा नहीं बेच पाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बेच पाते हैं, कुछ चीज़ें बेच पाते होंगे, लेकिन चाइना हमें बहुत सारी चीज़ें बेचता है, यानी वो लाखों में हमें, लाखों करोड़ों में, लाख करोड़ सामान में बेचता है, जबकि हम उनको बस 1000 करोड़ में हम सामान बेच पाते हैं, ठीक है। द टू कंट्रीज हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड द एक्सटेंड देयर स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री रिलेशंस, हमने कई जगह पे अपने मिलिट्री रिलेशंस को हमने सॉल्व कराया, ठीक है। बोथ द कंट्रीज हैव कॉर्पोरेटेड रीजनल इशूज लाइक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अफगानिस्तान इशूज एंड द क्रैकडाउन ऑफ टेररिज्म पे हमने काम करा है। अभी हमने रिसेंटली हमने ट्रेड की वजह से जो है ना लद्दाख के इशू को भी सॉल्व करने की कोशिश करी है। चाइना is India largest trading partner in the economic collaboration in inject the vigorous impetus of Indian economic any other relevant point, ठीक है। मतलब मेनली पॉइंट हमारे यहाँ पे वही निकल के आता है कि चाइना जो है इकोनॉमिक की वजह से हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि भाई उससे पता है कि चाइना जो है इंडिया से बहुत सारा पैसा कमाता है, ठीक है, सारा का सारा माल उसका यहीं बिकता है, तो इसलिए जो है चाइना थोड़ा सा हमें सॉफ्ट एज अ सॉफ्ट तरीके से दिखता है। नेक्स्ट जो है भाई क्वेश्चन पाकिस्तान का हमेशा से टॉप बर्निंग क्वेश्चन रहता है इंडिया पाकिस्तान का, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे इशूज़ मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, किसी डिटेल वीडियोज़ में मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊँगा आपको, ठीक है। फिर भी यहाँ पे भाई इंडिया पाकिस्तान का क्या इशू है? इंडिया का सबसे बड़ा इशू जो है वो कश्मीर का इशू है। कश्मीर जो है 1947 से ही हमारे पास एक कश्मीर इशू है। 1947 से जब यहाँ पे महाराजा हरी सिंह यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है, तो उन्होंने जब अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा तो पाकिस्तान ने अटैक करा, और हरी सिंह ने इंडिया से अपील करी थी कि भाई उसको वो एसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे जो है साइन कर ले, ठीक है, जिसकी वजह से भाई कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बन चुका है। बांग्लादेश के इशू में हमने उनके साथ वॉर करा 1971 में, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट हुआ। ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, बांग्लादेश के लोग जो है वो इंडिया में आने लगे थे, जिसके इंदिरा गांधी ने टफ डिसीजन लिया और जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको जो है जो वेस्टर्न पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनसे फाइट करके हमने इंडिया पाकिस्तान का वॉर लड़ा और जीता। आतंकवाद यानी टेररिज्म हमेशा से फेस करा हमने, ठीक है, चाहे 26/11 का अटैक हो, इससे पहले के जम्मू कश्मीर में अटैक हो, 2007 के अटैक हो, ठीक है, हमेशा से अटैक होते हैं। इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठिया, आज भी कई तरह के घुसपैठिया जम्मू कश्मीर में छुप छुप के आते हैं, ठीक है। और वो सियाचिन ग्लेशियर में भी एक इशूज़ है हमारा। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? मतलब जिसमें जो है उसने चाइना को दे दिया, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तुम सड़क बना लो, ये जो है हमारा पार्ट है, इस तरीके से इशू चल रहे हैं। बहुत सार्क कंट्रीज़ होने के बाद भी आज भी हमारे बीच में इसी वजह से जो है सार्क कंट्री के हम दोनों मेंबर हैं, लेकिन आतंकवाद की वजह से, टेररिज्म की वजह से जो है आज भी सार्क जो है हमारा साफ्टा नहीं हो पाया। साफ्टा मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मतलब हमारी में फ्री ट्रेड नहीं हो पा रहा है, यानी एक दूसरे के ट्रेड देशों में हम फ्री तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई आतंकवाद की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा रीजनल कॉर्पोरेशन, कई बार हमने जो है आपस में रीजनल कॉर्पोरेशन में कोई बढ़ावा दिया, लेकिन वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई आज तक, ठीक है। तो इसमें से कोई सी भी आप रेलिवेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है हमारा एंटी एयर मूवमेंट, ये आई थिंक आपका हट चुका है या नहीं, देखते हैं, कोई बात नहीं, चलो इसे भी कर लेते हैं थोड़ा सा। एंटी एयर मूवमेंट भाई आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। आंध्र प्रदेश में जो है एंटी एयर मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था कि वहाँ की डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वुमेंस के अगेंस्ट में हुआ था। सोशल अवेयरनेस के लिए गाड़ी में वुमेंस ने किस तरीके से एंटी एयर मूवमेंट का साथ लिया था। एंटी एयर मतलब क्या है? शराब के विरोध में उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसके बाहर जो है उन्होंने
प्रदर्शन देना स्टार्ट कर दिया, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया शराब की दुकानों के बाहर, जिससे क्या हुआ कि एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि भाई जो भी वुमेन्स के खिलाफ जो भी इशूज़ हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस है, डॉरी है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे जो वुमेन को सेफ़ नहीं है, ठीक है, सेफ्टी का इशू है, इन सब पे वो लोग काम करने लगे। शुरुआत में ये लोग बस यही काम चाहते थे कि भाई कुछ जो है शराब की वजह से जो सारा जड़ है शराब की वजह से ही होता था, क्योंकि लोकल जो माफिया है वो गांव में शराब की दुकान खोलते थे। आदमी लोग जो है सारा का सारा क्या करते थे, शराब का पैसे जो है शराब में सारे पैसे बर्बाद करते थे, घरों में वो ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सारा वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इट इज़ अ फोकस ऑफ वुमेंस मूवमेंट, और धीरे धीरे वुमेंस का, महिलाओं का एक आंदोलन बन गया, जो महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम है वो लोग इस मूवमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। एज रिजल्ट द मूवमेंट हैज़ मेड द डिमांड फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद ये मूवमेंट जो है फ्यूचर में जो है आज वुमेन्स जो है इसी वजह से जो है इक्वल डिमांड कर रही हैं, जिसकी वजह से 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में पंचायती राज में, पंचायतों में और जो लोकल बॉडीज़ में उनको 50% से ज़्यादा, 51 या कहीं कहीं 50% है, कहीं कहीं 1/3 रिजर्वेशन मिला है उनको, ठीक है, वुमेन्स को। इसके अलावा जो है वो लोकसभा में भी रिजर्वेशन की बात कर रही हैं, जो अब आई थिंक उनको मिल चुका है, लोकसभा में भी रिजर्वेशन हो चुका है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, जिसकी वजह से a constitutional amendment bill has effect has been proposed has been received enough support from parliamentary main opposition bill has come। ओके, ये वही वाला ग्रुप है जो कि वुमेन्स को भी एक तरह से कोटा मिलेगा, जो कि अब मिल चुका है, ठीक है, ये अब मिल चुका है वुमेन्स को भी कोटा। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट से लास्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसको भी देख लेते हैं। इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट another 5 ओके 27 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 वाला देखते हैं पहले, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाला क्वेश्चन आप अवॉइड ही करिएगा अगर और में आता है तो, ठीक है। एनालिसिस 5 डेवलपमेंट्स मेड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1980s, यानी 5 डेवलपमेंट क्या हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इमरजेंसी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। 27 वाला यानी 1980s में, 80 के बाद कॉलेजन एरा स्टार्ट हो जाता है हमारा। कॉलेजन मतलब क्या था, यानी एक 1989 के बाद देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भाई फुल सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अकेले रूल कर सके। यानी ये हुआ कि इस समय कॉलेजन एरा स्टार्ट हो जाता है। कॉलेजन एरा मतलब ये हुआ कि जो भी सरकार बन रही थी 1989 के बाद, चाहे जनता पार्टी फ्रंट सरकार हो, वीपी सिंह का सरकार हो, नरसिम्हा राव की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, हमेशा से जो भी सरकार बनी वो हमेशा से बहुत कम डेज के लिए बनी, मतलब कुछ ही सरकार जो है 2-4 साल के 5 साल के लिए पूरा करी, हमेशा से वो भी कॉलेजन एरा में, मतलब गठबंधन की सरकार बनती है, यहाँ से गठबंधन की सरकार बनना स्टार्ट हो जाती है, और 2014 तक ये गठबंधन की सरकार बनी रहती है। कोई भी सरकार इंडिपेंडेंट जो है मेजोरिटी गेन नहीं करती लोकसभा में। फर्स्ट टाइम लोकसभा में जो गेन करा आफ्टर 28 ईयर्स, इंदिरा गांधी ने जो गेन करा था 1980s में, उसके बाद जो है सीधा मोदी ने 2014 में फुल मेजोरिटी गेन करी, किसमें, आपका 2014 के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में। मंडल इशू आया, मंडल इशू भी एक बड़ा जो है बहुत बड़ा चेंज आया था 1990s में। यहाँ पे 1980s और 1990s भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, 1990s भी आ सकता है। मंडल इशू क्या था कि भाई ओबीसी की एक नई कैटेगरी स्टार्ट करी गई थी 1979 की रिपोर्ट के बाद। वीपी सिंह जो सरकार जो बनी थी वो सरकार इसी बेस पर बनी थी कि भाई हम अगर मेजोरिटी में आते हैं तो ये रिपोर्ट बनाई थी कि भाई 27% रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि 54% पॉपुलेशन का जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा 27%, ठीक है। तो फाइनली जो 54% लोग हैं उन्होंने, जैसे में यादव आए, गुर्जर आए, कई जो और कैटेगरीज आए, उन्होंने वीपी सिंह को सरकार को जिता दिया, और फाइनली क्या हुआ, जो है वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इसमें कम्युनिस्ट और बीजेपी सपोर्ट करते हैं एज अ कॉलिजन पार्टी के रूप में, ठीक है। और मंडल कमीशन के वजह से फाइनली देश भर में एक वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। वायलेंस का मतलब ये था कि ओबीसी के सपोर्ट में जो लोग थे 54% जिनको मिल रहा था वो तो खुश थे, बट जिनको नहीं मिल रहा था, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनको लग रहा था कि भाई एक एससी का 27% ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 15% ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, ठीक है, 7% शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, ठीक है, और 27% आप इसको दे रहे हो, क्या नाम है, ओबीसी को दे रहे हो, तो इससे तो भाई रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 51% के आसपास आ गया। तो देश में एक तरह से वायलेंस स्टार्ट हो गया। कई लोगों ने जो है अपने आत्मदाह करी, दिल्ली वगैरह में काफ़ी वायलेंस हुई, ठीक है। तो ये मंडल कमीशन एक तरह से बहुत बड़ा इशू बन गया था। इसके अलावा
लिबरलाइजेशन, ये बहुत बड़ा है। 1990s में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करा। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। 1990 में हमारे देश के पास 1 वीक का ही पैसा बचा हुआ था, देश को चलाने के लिए सरकारी पैसा बहुत कम था, जिसकी वजह से हमने अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी से बदलकर लिबरलाइज इकोनॉमी करनी पड़ी। यानी हमने अपने देश को बाहर के देशों की कंपनीज़ के लिए ओपन कर दिया। यानी जैसे जो चाइना ने 1978 में किया था, वो हमने जाकर के अब करा। यानी हमने क्या करा कि बाहर की कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, FDI लेकर आइए। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ का बूम हो गया, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, कोको कोला, पेप्सी, मैकडी, जीन्स, कार्स, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, सबकी कंपनीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, जिससे हमारा क्या हुआ, जो मैंने बताया था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पैसा आएगा, ठीक है, रोज़गार मिलेगा, तो ये सब चीज़ें हो गई थी। और लास्ट में हमारा अयोध्या जो है इशू हो गया था 6 दिसंबर 1991 को, जो बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ था, जिसकी वजह से पूरे देश में दंगे हुए, मुंबई में दंगे हुए, अयोध्या में दंगे हुए। तो ये एक बड़ा एपिसोड था हिंदू मुस्लिम का, जिसके बाद गुजरात दंगे हुए। गुजरात में जो है पहले गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड में जो है बर्निंग, जो है कुछ जो है मुस्लिमों ने जो है एसेसिनेशन कर दिया, बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया, किसमें, ट्रेन जला दिया गया। ठीक है, जिसके बाद उन लोगों ने फिर जैसे उसकी वजह से पूरे गुजरात में राइट स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से कई सारे मुस्लिम मारे गए, तो हिंदू भी मारे गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया था अयोध्या इशू के बाद। इसके बाद फाइनली राजीव गांधी का 1991 में श्रीलंका के इश्यूज़ के ऊपर उसका एसेसिनेशन हो गया था। वो तमिलनाडु पे एक दौरे पे थे, रैली पे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ह्यूमन बॉम्ब ने उनको बॉम्ब से उड़ा दिया राजीव गांधी को। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, हाँ, लिट्टी के वजह से मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जो इमरजेंसी से हमने क्या सीखा, नहीं शायद यही वाला क्वेश्चन था, देखते हैं दोबारा। इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स एनालिसिस। तो ये इमरजेंसी के बारे में लिखना भाई। इमरजेंसी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इमरजेंसी में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा भाई जो है सबसे पहले इसमें 6 पॉइंट लिखने आपको। इमरजेंसी में क्या था कि भाई बहुत ज़्यादा जो पैसा है हमारा बर्बाद हो चुका था बांग्लादेश की वजह से, हमने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन फेस करा। हमने पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ाई करी हमने, ठीक है, अमेरिका के साथ हमने काफ़ी दुश्मनी ले ली, क्योंकि इस समय पूरी तरीके से हम किसके सपोर्ट में आ चुके थे। इसमें कॉजेज बता रहा है, एपिसोड है, तो आप ये सब भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी में और क्या क्या हमने फेस करा। इमरजेंसी में देखा भाई बहुत सारे लोगों को, इसमें कॉजेज पूछ रहा है, एक मिनट क्वेश्चन में फिर से जरा देखते हैं। अच्छा, ये रहा ना कंसिक्वेंस, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें कॉजेज है और हम कंसिक्वेंस की बात कर रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, शायद दोबारा देखा नहीं। अच्छा, यहाँ पे 3 रीज़न पूछ रहा है और 3 कंसिक्वेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पूछ रहे हैं यहाँ पे बेटा, ध्यान रखिएगा। 3 रीज़न और 3 कंसिक्वेंस। रीज़न में क्या आएगा आपका, रीज़न में जो है इमरजेंसी का जो रीज़न है वो किस लिए हुआ था। इमरजेंसी जो है मेनली हमने देखा था करप्शन की वजह से, ठीक है, जो फूड क्राइसिस की वजह से, और जो है इसके अलावा जो है हमारा, हाँ, यहाँ पे लिखा है द रिजल्ट ऑफ द शार्प डिक्लाइन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। गुजरात, बिहार में बहुत ज़्यादा दंगे हो चुके थे, किसकी वजह से, क्योंकि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जयप्रकाश नारायण ने जो है दिल्ली में रामलीला मैदान में उन्होंने दिल्ली चलाओ का दिल्ली चलो जो है जो स्लोगन दिया था, ठीक है, देश इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा स्लोगन यहाँ पे रखा गया था। तो ये सब जो कारण थे, ठीक है। लास्ट में बंद हड़ताल, ये सब चीज़ें हुई थी। और फाइनली एक जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी वो कॉज ये था भाई, जब उसका इलेक्शन जो है वो 1975 में डिक्लेयर कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि भाई ये एक तरह से इलीगल है, ठीक है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ किया था, जिसकी वजह से फाइनली ये सारे एपिसोड की वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या, बहुत सारे पहले इमरजेंसी लगते ही यहाँ पर जो है सारे के सारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन कर दी गई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे बैन कर दिया गया, सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, जो भी अपोजिशन वाले लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे लोगों को कस्टडी में डेथ कई लोगों को मारा गया, पीटा गया, जिसकी वजह से कस्टडी में डेथ हुई बहुत सारे लोगों को, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे मेन लीडर को अरेस्ट किया गया, ठीक है। कई लोगों ने यहाँ पे लास्ट में जो हमारे फेमस जो लीडर थे, उन्होंने राइटर्स थे, पत्रकार थे, जिन्होंने पद्म भूषण जैसे अवार्ड में सब ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुआ था आपके इमरजेंसी में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे के सारे आंसर कीज़ मैंने आपको साथ में डिस्कशन कराया, ठीक है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप इसे बार बार देखेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप आसानी से, आपको बैठना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी पास हो जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही मैं 18-19 का ही बनाऊँगा अभी,
तो आप अगर आप इस सीरीज़ को देखते रहोगे, अगर आपको प्लीज़ इसको और भी आपको पसंद है ये सीरीज़, तो इसमें लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सजेशन भी लिखिए, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।